दोस्तों, मैं अमात्य देव आज हिंदी भाषा और साहित्य के पाठ्यक्रम पे मैं चर्चा करूंगा। हिंदी भाषा और साहित्य के बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं हैं, मुख्य परीक्षा के लिए जो हिंदी भाषा और साहित्य है उसका पाठ्यक्रम में दो पार्ट आता है। हिंदी एक आता है पहला साहित्य का इतिहास, दूसरा है भाषा का इतिहास। ये पहले जो था, पहले के सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये प्रथम पत्र के आते थे, प्रथम पत्र होता था ये। और दूसरा पाठ जो था वो गद्य और पद्य का पाठ है, जिसको द्वितीय पत्र में रखा जाता था। अब ये दोनों पत्र एक साथ हो गया और दोनों का अंक 300 का हो गया। पहले जो था ये प्रथम पत्र 200 अंक का होता था, ये भी 200 अंकों का होता था। अब ये दोनों को जोड़कर 300 अंक का पत्र हो गया है और ये पत्र खंड क में आ गया और ये पत्र खंड ख में आ गया। तो आपके लिए क्या है, समझने के लिए क्या है कि मौलिक चीजें वही है, बस प्रेजेंटेशन बदल गया। सिलेबस में कोई काट छाट नहीं हुआ है कि कुछ घटा है या बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जो एग्जाम जब आप देते थे मुख्य परीक्षा, आपको 1 घंटे का गैप मिलता था, 1 घंटे या 2 घंटे, जो भी गैप आपको 2 घंटे का मिलता था, उस 2 घंटे के गैप के बाद दूसरे एग्जाम को देते थे। प्रथम प्रश्न पत्र करने के बाद, यानी हिंदी भाषा और साहित्य का भाषा के इतिहास और साहित्य का इतिहास जब करने के बाद आप आते थे, उसके बाद आप चले सेकंड पेपर का एग्जाम देते थे, जिसमें गद्य और पद्य पाठ होता था। अब क्या है कि आपको दोनों की तैयारी एक साथ करनी है, दोनों परीक्षा एक साथ आपको देना है, जिसमें खंड का और खंड का ख। अब पहले से कम विकल्प आपके पास रह गए। विकल्प पहले क्या होता था कि प्रश्न पत्र खंड क में आए तो भाषा के इतिहास का अलग, उसको भी 2 पार्ट रहता था। उसमें भी क्या था कि प्रथम पत्र का पहला क्वेश्चन अनिवार्य होता था, जो शॉर्ट नोट्स होता था, और फिर छठा प्रश्न वो भी अनिवार्य ही होता था। तो शॉर्ट नोट्स अनिवार्य होता था मोटा मोटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया कि आपके पास विकल्प जो थे वो कम गए। अब विकल्प कम गए तो आपकी तैयारी का पैटर्न जो था, पहले क्या था कि लोग एक तरह से देख लेते थे, कि जज कर लेते थे, कुछ गेस कर लेते थे, कुछ कि ये पार्ट पूछा गया है, ये नहीं पूछा, तो इस साल संभावनाएं कम है, यानी संभावनाओं को तलाश लेते थे। लेकिन थोड़ा इसमें अभी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि जब तक 2-4-5 साल एग्ज़ाम का नहीं हो जाता है, उसी पैटर्न पे कम से कम 5-6 एग्ज़ाम नहीं गुजरते हैं, तब तक आप उसके पैटर्न को जज करना थोड़ा मुश्किल होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे सटीक तैयारी यही होती है कि आप पूरे सिलेबस को ढंग से पढ़ के जाएं, जो भी टॉपिक है वो इस तरीके से तैयार करके जाएं कि आप उसका आंसर आप लिख सकें, जो भी प्रश्न आपके पास आए वो लिख सकें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेबस में हिंदी साहित्य भाषा का इतिहास पे हम चर्चा करेंगे और बताते चलेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको देखना है। पहला, हिंदी भाषा का इतिहास। आइए, पहला है अपभ्रंश। अवहट, प्रारंभिक हिंदी,
आरंभिक हिंदी का व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषता। फिर आइए अवधि और ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तीसरा, 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का मानकीकरण। स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। स्वाधीनता संघर्ष के समय स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा। भारत संघ के राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। हिंदी का तकनीकी भी प्रायोजनिक विस्तार। आठवां है हिंदी के प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक संबंध। हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं नौवां है मानक हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक संरचना। एक पार्ट का ये इतना सिलेबस आया ये। हिंदी साहित्य के प्रमुख काल
प्रमुख काल तथा आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल की प्रमुख। यहाँ आधुनिक काल में थोड़ा सा जो है सिलेबस में बाइफरकेट कर दिया जाता है, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। कंफ्यूज नहीं होना, आधुनिक काल काफी बड़ा है, उसमें बहुत सारे काल आ जाएंगे, ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। मोटा मोटी 4 काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये चारों काल के बारे में आपको मोटा मोटी सारी प्रवृत्तियों को आपको इसमें जानना होगा। तो एंगल्स कई बनेंगे, अभी इस पे जो है हम धीरे धीरे आएंगे, जब ये पूरा एक बार सिलेबस बताते हैं उसके बाद बता देंगे कि हाँ कितने तरह के प्रश्न लगभग बन सकते हैं इसमें, ठीक है ना। क्योंकि मेन तो जानना है आपको कि प्रश्न, क्योंकि जानने को तो आपको अच्छे से समझना होगा सारा चीज कि भाई आधुनिक काल है तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब आपको पास करने वाला स्टाइल में रहना है तो वो गेस वाले स्टाइल में नहीं रहना होगा, इस स्टाइल में रहना होगा कि भाई हम एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, या जो क्वेश्चन हम टच करें उसको अच्छे से लिख के आए। है क्या कि आपके पास जो संसाधन है पहले आप उसको देखिए। कई बार हम लोग बिना संसाधन के एनालाइज कर लेते हैं कि हम ये लेंगे, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए सही फैसला नहीं है। जिन चीज़ों के लिए संसाधन मेरे पास नहीं है, चाहे वो कोई भी, अगर मेरे पास मान लिया फिजिक्स से जुड़ा हुआ संसाधन है, जस्ट इमेजिन कि मान लिया कोई ऐसा सब्जेक्ट हम चूज कर लिए जो दुरूह है, लेकिन उसका संसाधन मेरे पास उपलब्ध है, मैं क्षमतावान हूँ और मैं उससे नंबर ला सकता हूँ, तो आप चूज करें ना उसको, उसमें कोई इशू नहीं है। अल्टीमेट गोल तो सिलेक्शन लेना है, ठीक है। विद्वता तो दिखाना है नहीं कि हम बहुत विशारद हैं इसमें, हम इस, और ऐसा भी नहीं है कि आप कोई खास सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आप बहुत विद्वान हो गए। अरे सबका लेवल वहाँ वही है, सब प्रशासन में ही जाना है सबको, काम भी वही है, ठीक है। अब आइए आधुनिक हिंदी के, अब आ जाइए बाद, इसमें है छायावाद, जो आपको जानना है, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी और कविता। इसकी आपको प्रवृत्तियां जानना है, ठीक है, कि इसकी मतलब इस तरह के जो भी साहित्यिक गतिविधियां रही हैं उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां जानना है आपको, ठीक है। अब आइए सिलेबस का एक और पार्ट है आधुनिक हिंदी में के उपन्यास यथार्थवाद का, आधुनिक हिंदी उपन्यास, यथार्थवाद, यथार्थवाद का आविर्भाव, हिंदी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास,
साहित्य समालोचना। हिंदी साहित्यिक विधाओं का, हिंदी में साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास। साहित्यिक विधाओं का, अब इसमें साहित्यिक विधा में बहुत सारी चीज़ आएंगे। अब हम पॉइंट वाइज पॉइंट थोड़ा सेकंड पेपर वाला पहले कर देते हैं, है ना। खंड ख, देखिए ये सिलेबस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि पाठ्यक्रमों का मुक्त रूप से अध्ययन अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवारों की समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके। तो इसको समझना ये है कि मुक्त रूप से अध्ययन, मुक्त रूप से अध्ययन का अर्थ क्या हुआ। जैसे कि आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपका आयोग आपसे ये उम्मीद करता है कि आपका ज्ञान जो है सीमित नहीं हो, वो ऑथेंटिकेट बुक से, ऑथेंटिकेशन वाली किताबों से, जहाँ से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जिसकी मान्यता प्राप्त है, वो किसी भी माध्यम से आप ज्ञान को प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान का एनालिसिस आप कैसे करते हैं, एनालाइज आप करें, उसकी समीक्षा करें और प्रश्न वही उस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आपकी समीक्षात्मक क्षमता का परीक्षण हो सके। आप देखेंगे कमीशन में जो गंभीर छात्र होते हैं या चयनित होते हैं, आप थोड़ा सा इसको समझना है, साहित्य के परिप्रेक्ष्य में भी समझना है कि वो प्रशासक बनेंगे अल्टीमेट। ठीक है, यूपीएससी की बात करें तो आईएएस से लेकर एलाइट सर्विसेज तक बहुत सारा सेवाएं होती हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं। और वैसे ही अगर स्टेट पीसीएस की बात करें, यहाँ भी कई सेवाएं हैं। तो प्रत्येक सेवा में उम्मीद क्या होता है? उम्मीद यही होता है आपसे, जिस सेवा में आप जाएंगे, जहां आप जाएंगे, आपसे उम्मीद होगा कि उस विभाग के, उस डिपार्टमेंट के आप कहीं ना कहीं हेड होते हैं। चाहे स्टेट पीसीएस के संदर्भ में ले लिया जाए या फिर मतलब यूपीएससी के थ्रू आप जाते हैं, केंद्रीय सेवा में जाते हैं, या जिस सेवा में आप गए यूपीएससी के थ्रू, उसके वहाँ वहाँ पे आप उसके हेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पॉलिसी मेकर में भी बनते हैं, पॉलिसी से बनाने में भी आप काम करते हैं, प्रशासन में काम करते हैं, पॉलिसी बनाने में काम करते हैं। तो आपसे ये उम्मीद किया जाता है, आयोग आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप कहीं ना कहीं इतनी क्षमता है कि आप उस विभाग को चला सके, जरूरत पड़े तो पॉलिसी बना सके। ठीक है, तो यही अपेक्षा किसी भी पेपर में वो से आप करेंगे। मान लिया जाए जो भी सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल पेपर होगा, जो भी ऑप्शनल पेपर आपका सब्जेक्ट होगा, वहां पे आपकी उम्मीद यही रहेगी लोगों का। ठीक है, तो ये है। अब आते हैं हम लोग की खंड ख में जो है क्या क्या चीजें हैं। कबीर, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी पढ़ना है। कबीर का आपका जो है, कबीर ग्रंथावली के प्रारंभ के 200 पद, ये श्याम सुंदर दास जो है उन्हीं का संकलित किया हुआ, जो वही लेना है। सूरदास भ्रमर गीत सार केवल प्रारंभ के 200 पद।
भ्रमर गीत 4, प्रारंभ के 200 पद। तुलसीदास में अयोध्या कांड, कवितावली और केवल उत्तरकांड। अयोध्या कांड, रामचरितमानस का अयोध्या कांड, उत्तरकांड और कवितावली। प्रेमचंद का आ जाइए, आधुनिक काल में अब प्रेमचंद का आ जाइए। प्रेमचंद का है गोदान मानसरोवर, मानसरोवर का जो है 8 भाग है, प्रथम भाग पढ़ना है, ठीक है। फिर आइए जयशंकर प्रसाद, कामायनी, कामायनी, में चिंता, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ासर्ग। चिंता, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ासर्ग कामायनी का। इधर चंद्रगुप्त नाटक, अंधेर नगरी नाटक। जयशंकर प्रसाद के बाद आइए रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, चिंतामणि में का पहला भाग, प्रारंभ के 10 मिनट। प्रारंभ के 10 मिनट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। सच्चिदानंद हरिद्रानंद, बादशायन, ओके, शेखर एक जीवनी, दसवां आइए गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है। इनका साहित्य मतलब ये है, इसमें से सिर्फ अंधेरे में
चलिए, ये आपका पूर्ण सिलेबस हो गया। अब थोड़ा हम इसको समझते हैं, यहीं से हम लोग आते हैं, ठीक है ना, सेकंड पेपर से ही। मतलब सेकंड पेपर जिसको कह रहे हैं कि ये एनालिटिकल पार्ट होता है। अब जैसे कबीर है, कबीर की ग्रंथावली है, प्रारंभ के 200 पद ही पढ़ना है, और 200 पद में पंडित श्याम सुंदर दास जो हैं, उन जो लिखे हैं वो, उन्हीं का 200 पद, प्रारंभ के 200 पद, उसी से व्याख्या रहेगा, और उससे संबंधित कबीर के पूरे व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न रहेंगे, है ना, जिसमें कई चीजें हो सकती है। पहला चीज हो सकता है, मतलब उनसे जुड़ा हुआ, उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ, उनके साहित्य से जुड़ा हुआ, वो समाज को कैसे देखते थे, इस तरह से जुड़ा हुआ प्रश्न। सेम प्रश्न जो है सूरदास से, सेम चीजें तुलसीदास से। तो आप देख रहे हैं कि ये तीन जो रचनाकार हैं, ये भक्ति काल के रचनाकार हैं। थोड़ा इसको एनालिसिस कर रहे हैं हम, आपको समझा रहे हैं। ये भक्ति काल, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक काल का शुरुआत यहाँ से आ गया, ठीक है। और ये जो यहाँ इतने पार्ट, ये जो लोग हैं वो सब आधुनिक काल के हैं। जब आप वहां जाएंगे, जब फर्स्ट पेपर में जैसे ही घुसेंगे आप, तो यथार्थवाद है, और प्रेमचंद से यथार्थवाद का शुरुआत माना जा रहा है, गोदान उसके थे। यहां से यथार्थवाद का ये नाटक है। आधुनिक खड़ी बोली जो है, खड़ी आधुनिक मतलब हिंदी भाषा का समझिए स्थापना का काल भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नाटक रचते हैं, अंधेर नगरी जो रचते हैं, खड़ी बोली में लिखते हैं। इसके पहले तो ब्रजभाषा जो था वही साहित्यिक भाषा के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, तो विकसित होते हुए यहाँ से एंट्री हुआ, फिर आधुनिक काल में। अब आइए, चंद्रगुप्त, ये भी नाटक है, सब आधुनिक काल का। रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि जो है वो लेख है, एक्चुअल में वो निबंध है, ठीक है। और इसमें 10 निबंध जो है अलग अलग विषयों पे उन्होंने जो विचार प्रकट किए हैं वो संबंधित इसमें है पढ़ना। ये विचारवान चीज हो गया। फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें मैथिली पे छायावाद का, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा छायावाद के काल का आ जाता है, ठीक है। सच्चिदानंद हरिंद्रानंद बादशाह का अज्ञे एक शेखर एक जीवनी जो है एक नॉवेल है, अपने आप में बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास इन्होंने लिखा है, खुद के जीवन की घटना एक तरह से वो कहते हैं। एक प्रश्न भी आता है कि जहाँ अज्ञेय हैं, वो अज्ञेय ने अपनी, आएगा वो सारी चीज़ें एनालिसिस में आएंगे जब एंगल उसका विश्लेषण करेंगे। तो शेखर एक जीवनी एक व्यक्तित्व का विकास कैसे कैसे होता है, उसमें कहाँ तक फ्रायड है, कहाँ कई चीजें आएगी, मनोविश्लेषण की बातें आएगी, तो कई मनोविश्लेषकों का विचार यहाँ पे आएगा कि कैसे एक व्यक्ति विशेष जो है का व्यक्तित्व का निर्माण, वहाँ प्रेम का कहाँ तक सहयोग होता है, ठीक है, यौन संबंधों का या यौन उत्कंठाओं का कहाँ पे एक तरुण मन जो होता है, कैसे एक किसी के प्रति आकर्षण जो है कैसे वहाँ विकसित होता है, आकर्षण कैसे प्रेम में बनता है, ठीक है, वो सारी चीजें आएगी। चांद का मुटेड़ा अंधेरे में अपने आप में जो है यहाँ पे एक नई विचारधारा जो प्रयोगवाद और ये सब चीजें आएगी अंधेरे में, वो देखने को मिलेगा आपको। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है जब आप जोड़ के पढ़ेंगे तब आपकी समझ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पेपर में मान लिया प्रयोगवाद है, प्रगतिवाद है, उसका एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आके सेकंड पेपर में आता है, वो आएगा। भक्ति काल जब आप पढ़ते हैं, तो भक्ति काल जब पढ़ते हैं तो भक्ति काल में जो विकास हो रहा है, साहित्य का विकास हो रहा है, वहाँ कबीर का योगदान है, सुर का योगदान है, तुलसी का योगदान है। वो अपने समाज को उस वक्त किस रूप में देख रहे थे, है ना, ठीक है, अपने समाज को वो किस रूप में देख रहे थे वो आता है वहाँ पे। फिर तात्कालीन समाज, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, वो सारा चीज जो कबीर का है, वो कहीं ना कहीं जब रचनाकार जब दोहा लिखता है या दोहा बाचता है, अरे कबीर कोई लेखक तो थे नहीं, वो तो पढ़े लिखे, वो तो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं,
तो वो जो भी चीजों को व्यक्त कर रहे हैं वो एग्जाम्पल होगा, तत्कालीन एग्जाम्पल, तात्कालीन एग्जाम्पल होगा, उस समय के समाज का एग्जाम्पल होगा, उस समय की किस चीजों का सच होगा, और कहीं ना कहीं सहज रूप से वो साहित्य में आते चला जाएगा। तो उनकी रचनाओं से, तुलसी की रचनाओं से, कबीर की रचनाओं से, सूरदास की रचनाओं से, भले ही वो भक्ति से रहा, वो निर्गुण धारा है, एक सगुण धारा है। जैसे कबीर निर्गुण धारा के हैं, ठीक है, ज्ञान मार्गी कहे जाते हैं, सूरदास आएंगे सगुण धारा के हैं, प्रेम मार्गी, यहाँ प्रेम का, भक्ति मार्ग में प्रेम का यहाँ विशेष ये है, तुलसी प्रेम मार्गी कहे जाएंगे, ठीक है। राम काव्य धारा हो गए, ये कृष्ण काव्य धारा के हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन सबके मूल में क्या है, भक्ति। तो वो भक्ति का जो मूल है, कहाँ कहाँ पे भक्ति आता है, कैसे आता है, वो सारा चीज आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को जब मिला के आप चलेंगे तब आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आए। मिलाने का मतलब ऐसा नहीं कि लेके बैठ जाना है, कहने का मतलब हुआ कि आपको उसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब जैसे यहाँ तक में बताइए, आपकी यहाँ तक में जैसे कि नहीं समझने वाली यहाँ पे कोई चीजें या जटिल चीजें लग रही है तो कुछ बताइए, क्योंकि ये मोटा मोटे सिलेबस है, ठीक है ना। हमको नहीं लगता है कि कबीर, शूर, तुलसी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रेमचंद, इन सब चीजों में कहीं दिक्कतें होगी आपको। आपको अब करना क्या रहेगा, जैसे कहानियां हैं, प्रेमचंद के मानसरोवर भाग 1, उसमें 27 या 28 कहानी होगी, 27 कहानी होगी, जो भी है। तो आप कहानी को पढ़ जाए, उसको कथा की तरह पढ़ जाइए, एकदम मजा लेते हुए। ये नहीं सोचिए कि हमको गोदान है, आप खरीद लीजिए, गोदान पढ़ जाइए, ठीक है, अभी पढ़ जाइए। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, जब मुख्य परीक्षा में जब उलझिएगा और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि दोबारा आप गोदान को पढ़ पाइएगा, मानसरोवर को पढ़ पाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं नहीं पढ़ पाए पूरा गोदान, ठीक है, वो नहीं पढ़ पाए। हुआ क्या कि तैयार मटेरियल मिल गया, प्रेमचंद को कहीं ना कहीं से जान लिए, क्लास कर लिए, समझ गए क्वेश्चन ऐसा सा, बड़े चालू चीज थे वो। सोचे कि जितना एनर्जी इधर लगाएंगे, चलो भाई क्वेश्चन का आंसर तो उतना बात बना के लिख ही देंगे, और एग्जामिनर थोड़ी जान रहा है कि फला आदमी गोदान पढ़ के आंसर लिख रहा है। वो तो जान रहा है कि बच्चा लिख रहा है तो गोदान पढ़ा होगा, मानसरोवर पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन मेरा सलाह है कि एक बार देख लीजिए, एक बार अभी पीटी खत्म हुआ तो एक बार पूरा गोदान लीजिए, और अलग अलग पब्लिकेशन का पेज अलग हो सकता है, मतलब प्रिंटिंग के कंटेंट पे डिपेंड करता है कितना नंबर पेज जाएगा। तो हमको लगता है लेकिन 5-7 दिन में आप चाहिएगा तो आराम से खत्म कर लीजिएगा गोदान भी, और मानसरोवर भी 1-2 कहानी डेली पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। तो एक तैयार हो जाएगा ना, एक बार गो थ्रू रहिएगा तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि कैरेक्टर को आप समझ पाएंगे जब आंसर। हाँ हाँ, जैसे अब मान लिया होरी का चरित्र क्या है, धनिया का चरित्र क्या है, गोबर का चरित्र क्या है, भोला का क्या रोल है, झुनिया का क्या रोल। और जब पढ़ेंगे गोदाना मानसरोवर तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद के लेखन शैली को आप थोड़ा समझ पाएंगे कि झुनिया का कैरेक्टर जो है, मतलब झुनिया नाम आपको गोदान मानसरोवर में मिल जाएगा, भोला महतो आपको मानसरोवर में भी कई जगह मिल जाएंगे। तो लगेगा कि भोला महतो एक भोला महतो नहीं है, एक खास वर्ग है। झुनिया एक खास व्यक्ति विशेष झुनिया नहीं है गोदान, वो एक जो वर्ग है, और जो झुनिया हमको हर जगह दिख जा रहा है। झुनिया गोदान में भी दिख रही है, उसका नामाकरण हो गया, और नामाकरण फिर वहां पे आपको किसी कहानी में भी झुनिया आपको मिल जाएगी, किसी के बेटी के रूप में, किसी की पत्नी के रूप में, ठीक है। भोला महतो वहां भी गाय चराते हुए मिल रहे हैं गोदान में, यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं भोला महतो एक किसान के रूप में मिल जाएंगे कहानी में, ठीक है। तो आपको बड़ा फैमिलियर लगेगा, तो आप एक पढ़े रहेंगे, और जब वो दोनों जगह से मैच करेंगे तो प्रेमचंद का जो आप साहित्यिक दृष्टिकोण, समाज के प्रति दृष्टिकोण आपको समझ में आएगा कि प्रेमचंद कैसे सोच रहे थे। जब किसी भोला महतो को गोदान में ला के रख दे रहे हैं तो दूसरा कहानी में भी उनका भोला महतो है, और वो भोला महतो बहुत इतर नहीं है, कैरेक्टर वही है, किसानी ही काम है उसका भी, गाय गोरू से वो भी जुड़ा हुआ है, जमीन से वो भी जुड़ा हुआ है, ठीक है।
तो प्रेमचंद का दृष्टिकोण समझना होगा। ऐसे ही कमायनी की बात हम करें कि चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है, बड़ा जटिल लिखते हैं। आप जब चंद्रगुप्त पढ़ लेंगे, चंद्रगुप्त हो या स्कंदगुप्त हो, पढ़े रहेंगे तो आपको विजन थोड़ा क्लियर रहेगा जयशंकर प्रसाद के कि अगर नव जागरण की बातें करते हैं, आजादी की बातें अगर ये करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या इनके पीछे इनका थॉट्स क्या था, यही तो विश्लेषण आपको समझना है और इसी पर तो आंसर आपका निकलेगा। और जब आप लिखेंगे तो आप बना बनाया आंसर आपका नहीं रहेगा, रटा रटाया आंसर आपका नहीं होगा, बल्कि थोड़ा उससे बेहतर हो सकता है ना, जो आपके दृष्टिकोण को विकसित करेगा। अब सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा बहुत ही अच्छी कविता है, मेरा फेवरेट कविता में से रहा है ये, ठीक है। सरोज स्मृति जहाँ मैं शैली में लिखा गया है, वहाँ राम की शक्ति पूजा में शक्ति की मौलिक कल्पना की बात है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है जब पढ़ेंगे इसको तो उस समय भले ही तत्कालिक स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा गया कि भाई जब हार होता है वहीं से जोड़ा गया है, भाई लोग जोड़ते हैं कि भाई शक्ति की तुम करो मौलिक कल्पना की बातें हो रही, तो फिर धीरे धीरे जो चीजें जो आपको क्लियर होगा, आगे का शेखर एक जिम्नी पढ़ेंगे तो एक चारित्रिक विकास, एक कैरेक्टर बचपन से लेकर आधुनिक मतलब युवावस्था तक किन किन मनोवैज्ञानिक संवेदनाओं से, किस उतार चढ़ाव से वो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण हमारे ठेठ समाज में क्या है, अगर कुछ इधर उधर कर रहा है तो थप्पड़ लगा दी। अगर एक तरुण बच्चे को, तरुण वय संधि के दौर से कोई बच्चा अगर गुजर रहा है तो क्या है, एक स्वाभाविक रूप से विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण होगा। अब क्या होता है, वही आकर्षण कभी उच्छृंखलता के दौर में चला जाता है जिसके कारण वो उच्छृंखल हो जाते हैं। कुछ जो पढ़े लिखे वर्ग या कुछ समझदार वर्ग है वो समझते हैं कि हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है मेरे बेटे में, मेरे बेटियों में, तो ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, एक समय आएगा तो वो चीज़ें बदलेगी। और वहाँ पर जब हार्मोनल चेंजेज है तो वो स्वाभाविक तौर पे वो क्या होगा, कहीं ना कहीं आकर्षित होगा। और अब चीज़ें उसको धीरे धीरे जो हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे बीतता है वो अब उसको समझ में आता है, ठीक है। तो अगेन ने उन सारी चीज़ों को इसमें डाला है, ठीक है। जो साहित्य का एक ऐसा क्षेत्र जो कि हमारे साहित्य में एक तरह से कहें कि आदर्शवाद का मुलम्मा जो चढ़ा हुआ था और कुछ चीज़ें हिडन थी। अगर सरस्वती और यहाँ जब कैरेक्टर पढ़ेंगे सरस्वती और शेखर की बात करेंगे आप, तो मौसी की बेटी है सरस्वती, लेकिन इसके प्रति इसका स्वाभाविक आकर्षण दिखता है। सिर्फ शेखर का आकर्षण नहीं है वो हमारा नहीं, ये मेरा कहना है, मैं जो कह रहा हूं, एक किसी व्यक्तित्व के विकास में, एक बाल मन में इन्फैचुएशन, हमारा आपका सबका इन्फैचुएशन वो होता है। वो सरस्वती मौसी की बेटी भले ही है, उसकी दूर की मौसी की बेटी है जो उसके साथ, तो हमारे और आपके जीवन में भी कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती है जब हम एडोलेसेंट एज से गुजरते हैं तो कोई ऐसा व्यक्तित्व होता है जिससे हम अपने आसपास, जो कि विपरीत लिंग का हुआ और वो विपरीत लिंग के वो उसके प्रति इन्फैचुएशन होना, उसके प्रति स्वाभाविक आकर्षण होना, वो एक दौर का डिमांड होता है, नेचुरल होता है, प्राकृतिक। भले ही ये मान के चले कि भाई सोशल पुलिसिंग करे तो भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं वाली बात आए, तो जो मनोवैज्ञानिक सत्य है वो मनोवैज्ञानिक सत्य है, जो नेचुरल है वो नेचुरल है। उसको हम सामाजिक मुलम्मा में या धार्मिक मुलम्मा में चढ़ाकर हम उसको नहीं देख सकते हैं ना। शेखर ने वो हिम्मत, अज्ञे ने वो हिम्मत किया और वहां उन्होंने डाला। जैसे आज भी क्या होता है, महिलाओं की बात करें तो आज हम बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं कि मान लिया जाए महिलाओं का एक खास दिन होता है,
पीरियड्स का दिन होता है, तो हम लोग स्वीकार करते हैं आज के डेट में। लेकिन जब उस समय अभी भी घर में या कहीं में इसको नेचुरल लोग स्वीकार, क्या है, तबीयत खराब है, धीरे 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 वो चीजें जो है वो हमारे आसपास जब हम नहीं समझते हैं तब तो चीजें नहीं समझ, क्या होता है भाई माँ के साथ या बहन के साथ या बड़ी दीदी के साथ कि 4-5 दिन इनका मूड खराब रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, खाना नहीं बनाएगी, अलग सोएगी, है ना। तो ये साहित्य में वहाँ है, शेखर ने वो रखा है वो चीज़ों को, तो वो हमारे कहाँ है, वो हमारे समाज। और वहाँ से जब इन चीज़ों को जब आप बड़े होते हैं, जब चीज़ों को कुछ ना कुछ समझ होता है, जब ज्ञान आपको आता है, चीज़ों को आप देखना शुरू करते हैं, तो एनालिसिस करते हैं उन चीज़ों का, और यही सारी चीज़ें तो आपके व्यक्तित्व के निर्माण में कहीं आता है। वो सारी सच को आप स्वीकार करते हैं बाद में। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ शेखर एक जीवनी में उन्होंने डाला है कि एक पूरा व्यक्तित्व, एक बच्चा जो कैसे व्यक्तित्व करके विद्रोही प्रवृत्ति का समाज से विद्रोह करता है, समाज से विद्रोही अगर मान ली आगे लिख रहे हैं इन चीज़ों को, तो वो भी एक तरह से विद्रोह कर रहे हैं, वो टैबू से को तोड़ रहे हैं, लेखन में जो टैबू चला रहा है उसको तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साहित्य कहीं ना कहीं आपका आँख को खोलने का काम करता है, समाज को देखने का नजरिया, है ना वो। तो ये एक समझ विकसित होती है आपकी, और यही समझ विकसित करके समीक्षात्मक रूप में आपको आंसर में देना होता है, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट पेपर मतलब कि सेकंड पेपर का आपका ये पार्ट यहाँ तक हुआ, ठीक है। अब इसमें बताइए कि आपको सिलेबस के दौरान आपको क्या लग रहा है, इसमें से क्या आपके लिए टफ हो सकता है, क्या आपको विशेष तौर पे आपको लग रहा है कि हाँ 200 पद, हाँ देखिए उसमें भी 50 जो है कॉमन है, तो वही हाँ देखिए 200 पद हैं, आप डेड श्योर रहें। 1-2 राउंड आपको व्याख्या के लिए सिर्फ देखना है, कुछ किताबें हैं व्याख्या के लिए, मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है। और मैं करवा दूंगा यहाँ पे, चूंकि करवा देने के बाद आप बेनिफिट ये रहेगा कि कुछ ना कुछ लिख के आ जाइएगा, उस पर अच्छे से लिख के आ जाइए। चूकते हम लोग यहीं पे हैं एक्चुअली, जब एक बार भी गो थ्रू इट नहीं करते हैं और कहीं वो 200 पद में से आ गया, और जो यूज टू 50 पद या 10 पद या 20 पद यूज टू है, तब उसका तो आप व्याख्या ठीक से कर लेते हैं। अब 180 आप जो छोड़े हुए हैं, अगर गलती से वहां से आ गया प्रश्न, तो आप फंस जाते हैं। तो 200 पद करना कोई बड़ी चीज है नहीं, वैसा होगा व्याख्या में करवा दूंगा। मुश्किल से बमुश्किल से हमको लगता है जब एक हम लोग सेटअप करेंगे तो 4-5 दिन एक दिन बैठ के उसको पूरा 200 पद तक करवा ही दिया जाएगा सबका। तो एक व्याख्या का एक ये हो जाएगा आपको, तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि 200 पद एक बार गो थ्रू इट हो गया था। और एक बार गो थ्रू इट हो जाइएगा, पूरे जीवन वो लेके चलेगा, जब तक आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर गए तब तक आपको साथ देगा। मेरा कहने का मतलब एक बार पढ़ लिए वही चलते रहेगा, फिर आप रिपीट कभी भी मेंस के टाइम जब भी मेंस आप देंगे उसको रिपीट कर लेंगे, बस बात खत्म। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना रहेगा उसमें। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा बेहतर करना होगा। इसके अलावा और बताइए, ये तो ये हो गया, हाँ ठीक है। तो आप अभी आपका टास्क ये होगा कि गोदान और चिंतामणि गोदान और चंद्र मानसरोवर पढ़ जाए कहानियां, इधर शेखर एक जीवनी को एक बार गो थ्रू इट हो जाए, बस ये दोनों आप कर ले, बाकी चीजें देख लिया जाएगा, ठीक है। शेखर एक जीवनी भाग 1 भाग 2 दो भाग में है ये, इसको खरीद लीजिएगा, कहानी की तरह पढ़ जाइएगा इसको। चूंकि कहानी की तरह पढ़ जाइएगा, थोड़ा समझ समझ के पढ़िएगा, ठीक है। तो उसको आप देख लेंगे तो एक बार कैरेक्टर दिमाग में घुसा हुआ रहेगा, तो बाद में जब इसका क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, करीबन 10 से 15 क्वेश्चन मोटा मोटी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे सभी एंगल पे इसका, तो आपको समझ में आएगा। और बताइए कुछ। खंड क के लिए आप एक काम करते हैं कि खंड क में से हम जो है आधुनिक आदिकाल से शुरुआत कर देंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ आदिकाल से शुरुआत कर देंगे, आदिकालीन प्रवृत्तियां वगैरह जो है भक्तिकालीन प्रवृत्ति, ये शुरुआत कराकर इसको हम नोट करवाते चले जाएंगे। आप नोट कर लीजिएगा, आप जितना मोटा मोटी नोट करवाएंगे हमको लगता है वो मुख्य परीक्षा के लिए आपको मेरे समझ से इनफ हो, पर्याप्त रहेगा। आप उसमें आप आराम से अच्छा नंबर ला सकते हैं,
ठीक है ना। लेखन शैली थोड़ा सा मेरा देख लीजिएगा। ठीक है, लेखन शैली बिल्कुल देख लेंगे। देखिए अभी अभी उस पर नहीं करेंगे काम, बताते हैं। अभी क्या कीजिए ना, कि अभी आप कंटेंट को कलेक्ट कीजिए। मतलब कहने का मतलब जैसे आधुनिक काल में आदिकाल आप पढ़ लिए, तो आदिकाल पढ़ लिए और सेकंड पेपर एनालिटिकल है, तो आप मान लिया जाए हम बीच बीच में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पेपर से सेकंड पेपर में थोड़ा सा घुसेंगे। थोड़ा सा क्यों घुसेंगे आपको बताते हैं। क्योंकि मान लिया जाए आप गोदान पढ़ लिया या मानसरोवर पढ़ लिए, बीच में हम कोई एक कहानी की का आपसे व्याख्या पूछ लेंगे। जैसे मान लिया जाए अलगी ओझा हो गया, अलगी ओझा एक कहानी है मानसरोवर का, ठीक है। हमने पूछा कि अलगी ओझा पढ़ा बताइए, तो हमको पता चल जाएगा कि आप किस एंगल से सोचते हैं। गोदान एक बड़ा गैमेट हो जाता है, वहां हम डिस्कस करेंगे तो फिर लंबा चलेगा वो। लेकिन अलगी ओझा आपसे हम पूछ लेंगे कि अलगी ओझा में बताइए कि क्या समझ रहे हैं, या ईदगाह पूछ लेंगे आपसे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि नहीं। तो बीच बीच में हम वहाँ नॉक करते चलेंगे। 27 कहानियां हैं, 27 कहानियां में हम हर कहानी से आपको नॉक कर लेंगे। मुश्किल से मुश्किल 10 कहानी भी हम नॉक आपको कर लेंगे, तो आपका वो एक दो कहानी के बाद आप पैटर्न पकड़ लीजिएगा कि आपको हमको सोचना कैसे है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में कूद कूद के थोड़ा थोड़ा कभी कभी चले जाएंगे उसमें, ताकि आपका अब जैसे एक क्वेश्चन हम दे ही देंगे कि अलगी ओझा का फलाना चीज के बारे में आप लिखिए, तो हमको पता चल जाएगा कि आप लिख रहे हैं तो आप कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। और हमको वहीं पे आपको ठीक करना है, ना कि हर क्वेश्चन में हम अगर ठीक करना शुरू करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। तो हम जब वहां पे ठीक करेंगे तो आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा, और जो बाकी जो देंगे फिर एक टेस्ट सीरीज टाइप का ले लेंगे, ओवरऑल गैमेट का लेंगे। क्योंकि हर बिना तैयारी की आपसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप बहुत अच्छा, जैसे आप जिससे भी पढ़ रहे होते हैं उसके नॉलेज और आपके नॉलेज में थोड़ा अंतर रहेगा। अगर वाइज्ड हो गए, आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे का जानकारी अगर रख ले और जो टीचर की जानकारी को अगर आप देख ले, दोनों में अंतर होगा। तो टीचर की जो लेखन में जो मैच्योरिटी होती है, बच्चों के लेखन में वो नहीं आएगी। और हम उम्मीद ये कर ले बिना तैयारी का भी साल भर 6 महीना या अभी स्कूल में गया कि बच्चा उसी तरीके से सोचने लगे कि भाई बैडमिंटन खेल के बारे में बताओ। अब वो हम जैसे सोच रहे हैं वो ऐसे नहीं सोचेगा, वो तो बोलेगा भाई उसी हिसाब से लिखेगा कि बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में कॉर्क होता है, उसी तरीके से वो लिखेगा। तो जब उसको पूरे बैडमिंटन के बारे में समझ हम दे देंगे, तभी वो बैडमिंटन खिलाड़ी के बारे में, वो बैडमिंटन के बारे में अच्छे से लिख सकता है। तो ये थोड़ा अंतर होता है। तो इसीलिए जब तक आपके साथ, ठीक है ना, जब तक आपको पूरे गैमेट की उसमें समझ नहीं हो जाएगी, तब हम अगर आपका टेस्ट लेंगे तो मुश्किल होगा। तो लगेगा कि भाई आप डिप्रेशन में आते चले जाएंगे, आपको लगेगा हम कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, बार बार मेरा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है ना। तो वो जब आपको आदिकाल पढ़ा देंगे, भक्ति काल पढ़ा देंगे, एक पूरा काल हो जाएगा, मान लिया जाए एक पूरा टॉपिक हो गया, तब क्या होगा कि रीति काल का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ जाएगा, भक्ति काल का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में, आप एनालिसिस कर पाएंगे। तब आपको लगेगा कि अरे भक्ति काल की जो चीजें हैं वो शुरुआत आदिकाल से हो रहा है, रीति काल की जो चीजें हैं, राजनीतिक परिस्थितियां अगर हम देख रहे हैं या आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां हम देख रहे हैं, तो वो भी उसका कहीं न कहीं अंश आदिकाल में था। तब आप उसको समझेंगे और तब आपका जो मिक्सअप होगा, मैसअप होगा, तब आपका जो भाषा का विकास होगा, जो भाषा का डेवलपमेंट होगा, और जो आप निकालेंगे वो ज़्यादा बेहतर निकलेगा। क्या? लेकिन सिर्फ आदिकाल पढ़ा दिए तो आप रटिएगा, रट के फिर लिखिएगा, तो उससे तो कोई विशेष कुछ होना नहीं है ना। उससे जब पूरा पढ़ जाइएगा तब आप में एनालिसिस कर सकिएगा और फिर अच्छे से आप उसको प्रेजेंट कर पाइएगा। तो थोड़ा उसमें पेशेंस से चलेंगे हम, ठीक है। और बताइए कुछ। अब रह गया भ्रंश भट्ट, तो ये मोटा मोटी मटेरियल आपको दे देंगे, लिखा देंगे, सब चीज क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है बता देंगे, और सारा चीज। अब भ्रंश भट्ट, अवधि, ब्रज, खड़ी बोली, ये आपको 15 से 20-25 क्वेश्चन में सिमट के रह जाएगा ये पूरा ये पार्ट। हाँ, खंड का मतलब भाषा का इतिहास, ठीक है, भाषा का इतिहास। हाँ, वो आपको मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चंस में आपके सिमट के रह जाएगा। यही 30 से 40 क्वेश्चंस आपको अच्छे से लिख लेना है।
कोई बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं कर रहे हैं कि हाँ इसके लिए बहुत बड़ा ये करना, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये बदलने वाली चीजें नहीं, मैथ है ना, 2 जोड़ 2 4 ही होगा। अभट्ट की जो विशेषताएं जो आ रही है उसको हम आप नहीं बदल सकते, जो है पहले से, जो विद्वानों ने तय कर रखा है वही हमको जानना है। और कोई बात? ठीक, थैंक यू।